अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले डिस्कशन में हम रीजुरिस्डिक्शन को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये मुश्किल होता है कि मैं जजमेंट को या प्रेसिडेंट केस लॉ को ढूंढता हूँ या क्वेश्चन ऑफ लॉ या इशू ऑफ लॉ को ढूंढता हूँ, फिर वो प्रेसिडेंट हम डिस्कस करते हैं, फिर अरेंज करते हैं, तो ये ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए। अब मैं आइंदा के लिए इस तरह ही करूँगा कि जो प्रैक्टिस में मेरे सामने इशू ऑफ लॉ आते या क्वेश्चन ऑफ लॉ आते वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरे सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या इशू ऑफ लॉ है या इशू ऑफ फैक्ट है, जो भी है वो आई है, वो आज हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट दायर किया है अंडर सेक्शन 200 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ये जो कंप्लेंट मैंने दायर किया है इसमें 19 बंदे रिस्पॉन्डेंट हैं, यानी मुलजिम अलई या मुलजिम अलईहुम या मुलजिम जो है मुलजिमान जो है वो 19 है। इसमें से 4 जो है वो पब्लिक ऑफिसर है, उसमें से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। कंप्लेंट इसलिए दायर की कि इससे पहले मैंने जो एप्लीकेशन दायर किया था एसपी के ऑफिस में कि इन बंदों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च किया जाए, लॉन्च या रजिस्टर किया जाए, लेकिन वो कौन है यार के बड़े ऑफिसर के ख़िलाफ़ कदम उठाता है या कदम लेता है। तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आया, जो एप्लीकेशन था वो भी गायब हो गया। तो 22A22 भी अगर मैं दायर कर लेता तो फिर भी पुलिस मुलव्वस हो जाती और वो भी FIR दर्ज करने में टाइम ले लेती या मुश्किल होता कि वो FIR दर्ज कर लेते। तो मैंने डायरेक्ट जो थर्ड रेमेडी है 200 के तहत इस्तिगासा दायर किया। इसे कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट या डायरेक्ट कंप्लेंट। तो 8 महीने तो गुजर गए, वो एक रीज़न थी। अल्तवा में रखा और जज साहब जो थे उस दिन मेरा केस मतलब फ़िक्स कर देते थे जिस दिन वो छुट्टी पे होते थे, हफ्ते के दिन। लेकिन बस जाते जाते उससे केस ट्रांसफ़र हो गया दूसरे जज के कोर्ट में। अब ये हो गया कि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के लिए रखा था, मेंटेनेबिलिटी। लेकिन जिस जज के कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया उन्होंने कहा मेंटेनेबिलिटी हम बाद में देखेंगे, पहले इंक्वायरी करते हैं कि केस बनता है या नहीं बनता है। इंक्वायरी का जो आर्डर था वो जारी कर दिया और जो मुतलका थाना का SHO था उसको हुक्म दिया कि आप इंक्वायरी करें। जब इंक्वायरी का हुक्म दिया तो SHO ने तकरीबन 2 मंथ्स लगाए, यानी 2 मंथ तकरीबन मुकम्मल होने वाले थे और वो इंक्वायरी जमा नहीं कर रहा था। उसको ये मसला था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो 4 पब्लिक ऑफिसर थे वो जवाब नहीं दे रहे थे। मैं मज़ीद बताऊंगा कि वो जो कंप्लेंट मैंने दायर किया था वो कौन से दफ़ात के बुनियाद पर दायर किया था या कौन से जो जुर्म थे एलेज मैंने किए थे या कौन से जराइम हुए थे जिसको मैंने क्लेम किया था या एलेज किए थे। तो मैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। अब ये है कि पुलिस वाले ने बहुत ज़्यादा ताख़ीर किया। मैं परेशान हो गया कि यार ये तो इंक्वायरी जमा नहीं करेंगे तो 1 साल इसमें गुजर जाएगा। तो मैंने जब स्टडी की तो जो इंक्वायरी नहीं करता है पुलिस ऑफिसर अपने टाइम में, उसके ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट दायर किया जाता है और वो ऑफेंस कमिट करता है कि अपने टाइम पर इंक्वायरी नहीं करता है। तो जो ऑफेंस है वो PPC 166 के सेक्शन के तहत है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करता है, अपने वक्त में नहीं करता है, इंक्वायरी सही नहीं करता है या कानून को फॉलो नहीं करता है, कानून की डायरेक्शन की वायलेशन करता है, तो उसके ख़िलाफ़ 166 के तहत FIR तो नहीं लेकिन इस्तिगासा दर्ज की जाती है, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब मैंने इसका जो इस्तिगासा था या जो कंप्लेंट था वो मैंने लिख लिया, मतलब तहरीर कर दिया। अब प्रेसिडेंट भी होनी चाहिए, केस लॉ भी होनी चाहिए कि जज के सामने मैं पेश भी कर दूँ कि मैं इसके तहत आया हूँ और उन्होंने ये जो ऑफेंस कमिट किया है। तो हम इस प्रेसिडेंट केस लॉ में जो सेक्शन है 166 के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहती है। जो रेफरेंस है 2021 PCRLJ 1779 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है पैरा ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 22A22B। ये सेशन जज या जस्टिस ऑफ पीस के साथ पावर होता है कि वो पुलिस वाले को डायरेक्शन देता है कि ये कानूनी काम है, ये करे या ये आपकी ड्यूटी है, इसको सर अंजाम दे। पुलिस आर्डर नंबर 22 यानी 22 नंबर वाला ये एक्ट या आर्डर पास किया गया था 2002 में। इसमें आर्टिकल 4 सब आर्टिकल 1 क्लास M में कुछ बताया गया है, वो नीचे आ रहा है। अब वो भी इसमें डिस्कस हो रहा है। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जुरिस्डिक्शन ऑफ, यानी जस्टिस ऑफ पीस ने काम किया है या उसकी जुरिस्डिक्शन बताई जा रही है।
Ex officio justice of peace passed directions to regional police officer to ensure implementation of its earlier order passed under section 22A 22B CRPC and proceed against the concerned station house officer SHO for his said non-compliance under the provisions of police order 2002। समरी ये है कि डायरेक्शन दिए है आरपीओ को या डीआईजी ही होता है कि जो मैंने पहले आर्डर पास किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और एसएचओ ने हुक्म में अदूली की है यानी नाफरमानी की है, मेरे आर्डर को नहीं माना है, तो उसके खिलाफ पुलिस आर्डर 2002 के तहत एक्शन लिया जाए। नॉट ओनली अ डायरेक्शन इशूड बाई द एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A सेक्शन 6 CRPC was grounded in lawful authority conferred upon him by the said provision, but also by virtue of provisions of Article 4, Sub-Article 1, Clause M of the Police Order 2002. Every police officer was under a duty to obey and promptly execute all legal orders. कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वाज डिसमिस, यानी उस आर्डर के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया था, उसको डिसमिस कर दिया और ये बताया गया कि 22A 22B में ख़ास पावर दिया गया है जस्टिस ऑफ पीस को कि वो डायरेक्शन देगा पुलिस वाले को, और वो जो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो नीचे आ रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या को साइड जुडिशल पावर है, जिसमें वो पुलिस वाले को पाबंद कर देता है कि ये काम करें। अब 22A सब सेक्शन 6 में अमूमन जो जस्टिस ऑफ पीस होता है वो एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देता है, डायरेक्शन देता है। और मज़ीद जो पुलिस आर्डर 2002 है उसके आर्टिकल 4 में बताया गया है कि हर पुलिस ऑफिसर के लिए ज़रूरी है या उसकी ड्यूटी है कि वो ऑल लीगल आर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट करे, उस पर अमल करे या सर अंजाम दे। तो यहाँ पर पुलिस वाला जो एसएचओ है उन्होंने डायरेक्शन माने नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस आर्डर 2002 के तहत एक्शन लिया जाएगा। अब उन्होंने जो पिटीशन अभी दायर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, वो मेंटेनेबल नहीं है, डिसमिस किया जाता है क्योंकि उन्होंने हुक्म अदूली की है। अब वो बख्तेगा यानी सज़ा उसको मिलेगी, और जो आरपीओ है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया होगा, तो वो इसलिए इस आर्डर को चैलेंज कर रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया जाए। लेकिन ग्राउंड सही है, क्योंकि जब वायलेशन करेगा या कंप्लेंस नहीं करेगा, हुक्म की फरमानबरदारी नहीं करेगा, यानी हुक्म बजा नहीं लाएगा, तो उसके खिलाफ तो एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया, पता चल गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर चाहे एसएचओ हो या डीएसपी हो या डीपीओ हो, वो हुक्म अदूली कर रहा है, कानून की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब कौन सी तरह एक्शन लिया जाएगा वो आ रहा है, और यहाँ पर जो वर्डिक दी गई है ये बेस कर रहे हैं PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेज जो है 470। अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि जुर्म कौन सा होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 22A 22B को हमने पढ़ा, नीचे भी आ रहा है, वो क्या है, पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 155 सब आर्टिकल 1 और क्लास C और D, पिनल कोड 1860 ताज़ीरात पाकिस्तान जो है सेक्शन 166 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जुरिस्डिक्शन ऑफ एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस डिड नॉट कैरी आउट, मैनेज और डील विद थिंग्स मैकेनिकली एंड एवरी लीस यानी सूट बिफोर हिम डिमांडेड डायरेक्शंस एंड जजमेंट्स, यानी उसका ये काम नहीं है कि बस जिस तरह भी डिमांड किया जाए या जो भी मामला है मैनेज किया जाए और वो जजमेंट दे या ऑर्डर पास करे। फंक्शंस सो परफॉर्म्ड कुड नॉट बी टर्म्ड एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल ऑन एनी अकाउंट, यानी जो उसका काम है जो वो कर रहा है जस्टिस ऑफ पीस, उसको टर्म नहीं कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल। Direction of ex officio justice of peace was termed as direction issued by a competent authority। ये असल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है या को साइड जुडिशल पावर होता है। ऑर्डर ऑफ competent authority to the police to act in accordance with law। अब समरी बताई गई कि जो डायरेक्शन इशू होते हैं वो मकसद क्या है कि कानून के मुताबिक काम किया जाए, और फॉलो डायरेक्शन ऑफ लॉ,
कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन एनी वे, यानी उसके बरक्स नहीं जाना है जो डायरेक्शन दिए गए हैं या जो कानून की मंशा है। देयरफॉर एनी वायलेशन आर डिसओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस वुड रेंडर, यानी पेश किया जाता है फिर देम लायबल टू पेनल एक्शन, कि उसके खिलाफ ताज़ीराती कार्रवाई की जाए। सच पेनल एक्शन वाज कोच्ड एज ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 155 सब आर्टिकल 1 क्लास सी और डी, उसमें बताया गया है कि वो हुक्म अदूली कर रहा है तो इसके तहत एक्शन लिया जाए। और मज़ीद ये तो है पुलिस आर्डर का, और मज़ीद जो है वो सेक्शन 166 ऑफ पीपीसी यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 166 के तहत उस पुलिस वाले ऑफिसर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि उन्होंने कानून के मंशा के मुताबिक काम नहीं किया है, या डायरेक्शन ऑफ लॉ की वायलेशन की है, या अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी है। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, पेज जो है 581। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि दफ़ा 166 पुलिस वाले ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है जब वो हुक्म अदूली करता है या कानून के मुताबिक काम नहीं करता है। पैरा सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 22A 22B पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 150 जिसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं। पेनल कोड जो है वो 1860 सेक्शन 166 है। ऑफिसर अंडर आर्टिकल 155 ऑफ पुलिस आर्डर 2002 वाज पनिशेबल विद 3 ईयर्स सज़ा इसमें बताई गई है। देयर फॉर द सेम वुड बी कॉग्निजेबल, यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस के FIR दर्ज की जाए। बिकॉज एज पर सेकेंड स्केड्यूल ऑफ CRPC अंडर दी हेड ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज इन ऑफेंस पनिशेबल विद 3 ईयर्स शेल बी कॉग्निजेबल, के वहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जुर्म जो है वो उसकी सज़ा 3 साल है तो वो कॉग्निजेबल होगा, तो जो कॉग्निजेबल होगा उसमें FIR दर्ज की जाती है। और सिमिलरली सेक्शन 166 जो है PPC बीइंग अ शेड्यूल्ड ऑफेंस कुड वैलिडली बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो पुलिस के अंदर एक इदारा बनी हुई है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, वो ही इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो दफ़ा है 166 के तहत जो इस्तिगासा है या FIR है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि जो 155 के तहत जो ऑफेंसेस है वो क्या है, कॉग्निजेबल है, यानी उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी। जो ही मुलज़िम है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाएगा। और 166 के तहत भी कार्रवाई हो जाती है जिसमें बताया गया है कि पुलिस वाला काम ना करे कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, तो उसको सज़ा दी जाएगी। अब मज़ीद बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सेक्शन 22A 22B वगैरह वगैरह ऑफेंस कॉग्निजेंस ऑफ कंटेंशन वाज दैट एज पर आर्टिकल 153 ऑफ पुलिस आर्डर 2002 ओनली ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल्स 148 टू 152 ऑफ पुलिस आर्डर 2002 वार कॉग्निजेबल एंड नॉन अदर्स, के 148 से लेकर 152 तक कॉग्निजेबल है और बाकी का जिक्र नहीं मौजूद नहीं है। हिल्ड दैट कंटेंशन वाज रिपेल्ड विद द क्लैरिफिकेशन दैट आर्टिकल्स 148 टू 152 ऑफ द पुलिस आर्डर 2002 फेल इन चैप्टर ये, वेयर एज आर्टिकल 155 वाज पार्ट ऑफ चैप्टर of police order 2002 was specifically dealt with the offences committed by the police officers, and chapter 16 had no overriding effect on any other provisions of police order 2002। तो यहाँ पर रीज़न भी बताई गई कि जो ऑफेंसेस है 148 से लेकर 152 तक वो चैप्टर नंबर 16 में है, और जो ऑफेंसेस है 155 वाला वो चैप्टर नंबर 17 में है। तो चैप्टर नंबर 16 के जो ऑफेंसेस के लिए बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल है, सिर्फ ये लागू नहीं हो रहा है चैप्टर नंबर 17 पर। चैप्टर नंबर 17 के लिए कोई जिक्र मौजूद नहीं है, तो जिसके लिए जिक्र मौजूद नहीं है उसके लिए फिर जनरल रूल है, CRPC उस पर लागू है, और जिसकी 3 साल सज़ा हो वो जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, तो यहाँ पर FIR दर्ज की जाएगी। अब मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगा अंडर आर्टिकल 155 और पुलिस आर्डर, और प्रोसिक्यूशन वगैरह वगैरह बताया गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। हमारा जो मकसद है कि पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो ये 2 दफ़ात याद रखें, एक 166 है PPC का और एक 155 है
जो पुलिस आर्डर 2002 है, मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो डायरेक्शन दी गई आरपीओ को कि इम्प्लीमेंटेशन की जाए जो पहला आर्डर पास किया गया है और एसएचओ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, तो एसएचओ के ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसमें यही एफआईआर की भी हो सकती है या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या एक्शन लेने की बात भी हो सकती है। तो दोनों मुराद लिए जा सकते हैं कि मुहक्माना कार्रवाई भी की जाए और जो फौजदारी कार्रवाई है वो भी की जाए। डायरेक्शन क्या होता है? तो वो रिटन आर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है पुलिस ऑफिसर को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जारी कर देती है। डायरेक्शन के बारे में भी हो गया या डायरेक्ट, ये क्या मुराद हैं। और ये बताया गया है कि जब डायरेक्शन दिया गया तो पुलिस वाला ऑफिसर जो है एसएचओ जो है वो बॉन्ड है कि सेक्शन 154 के तहत सीआरपीसी एफआईआर दर्ज करे और जो कग्निजेबल ऑफेंस है और फिर वो इंक्वायरी करे। और मज़ीद पुलिस रूल 1934 के बारे में बताया गया है कि वो अब क्या करे कि डायरी में दर्ज करे, रिकॉर्ड पे ले आए, जो कमिट हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। और यही जो प्रिंसिपल है ये डिस्कस किया गया है 2020 SCMR पेज जो है 2037। तो एट लास्ट ये है कि जो PPC 166 सेक्शन जो है जो पुलिस वाले ऑफिसर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, मज़ीद हम 4-5 प्रेसिडेंट केस ला डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि 166 किन ग्राउंड पर एक्टिवेट की जाती हैं या कब हम कहते हैं कि 166 के जुर्म हुआ है, एलेज कर सकते हैं हम। बस इतना ही इनफ है। मज़ीद हम दूसरे नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे।